हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। आज लोगों का सबसे ज्यादा सवाल ये था कि सर रसिया की मिलिट्री वापस बुलाने की न्यूज के बाद भी निफ्टी, बैंक निफ्टी या मार्केट में जबरदस्त तेजी नहीं हुई। क्या है कारण, क्या रीजन रहा? और मैं ये मानता हूं कि आपके दिमाग में भी बिल्कुल यही सारे सवाल होंगे कि आखिर क्या हुआ, मामला किस तरीके से हुआ। और मुझे लगता है ये जान लेना आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ में 115% की तेजी किस स्टॉक में होने वाली है। 4 साल पहले एक्शन होता तो 23,000 करोड़ का लॉस नहीं लगता। क्या है कहानी? तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि रूस ने ऐलान किया कि मिलिट्री डील खत्म कर दिया गया है, यूक्रेन की सीमा से फौज वापस लौट रही है, लेकिन अमेरिका को इस बात का भरोसा नहीं है। वहां पर कहना है इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सीमा से सेना हट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन की राजधानी कीव में दूतावास बंद कर दिया। अमेरिकी जो छात्र हैं वापस लौट रहे हैं। बाइडेन ने धमकी देकर कहा है अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर एक तीसरा गेम चालू हो गया। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती दूरी, और वहां पर अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती दुश्मनी को देख चीन बन रहा है रसिया का दोस्त, और वहां पर चीन इसका फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। तो देखना है ये किस तरीके से क्या होता है। लेकिन यहां पर जो मास्टर स्ट्रोक है कि वापस से पुतिन ने क्लियर कहा, आप वीडियो देख सकते हैं, हमारी फौज वापस आ रही है। ऐसी न्यूज के बाद तो होनी चाहिए थी तेजी। बात तो सही है। देखिए, मार्केट को जो सेंटिमेंट्स देने थे वो उसने कल दे दिया। तेजी नहीं, बम्पर तेजी के साथ। पहली बात। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, मार्केट में गिरावट सिर्फ वॉर न्यूज के कारण नहीं हुई। वॉर न्यूज एक कैटलिस्ट था। केमिस्ट्री में एक टर्म होता है कैटलिस्ट। तो उस कैटलिस्ट के रूप में मार्केट को क्विकली गिराने का काम किया, क्योंकि रियल इंपैक्ट जो थे वो था इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। वहां पर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो असर था वो क्विकली आता नहीं जब तक कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता नहीं। लेकिन मार्केट निगेटिव जोन में आ चुके थे और वॉर की न्यूज ने एज अ कैटलिस्ट मार्केट को तुरंत गिरा दिया, और जो आपने गिरावट देखी। तो इससे आप क्लियर समझ सकते हैं कि मार्केट में जो आगे आने वाले दिनों में, कुछ दिन में आप तेजी भी देखें तो मुझे लगता है ज्यादा एक्साइटमेंट लेकर आंख बंद होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि आगे जब इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो वो किस तरीके से हैंडल होता है, इन्फ्लेशन किस तरीके से होते हैं, क्या यूक्रेन का मामला घटने के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने चालू होते हैं, वो होना चाहिए। जो वहां से इन्फ्लेशन का, फूड ग्रेन्स का मामला हो रहा है वो गिरना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जिस पे नजर रखना होगा और देखना होगा कि मार्केट इस हफ्ते किस तरीके से करवट बैठता है। तो आई होप कि आप इस चीज को जानेंगे, समझेंगे और ध्यान देंगे। अब बात करते हैं 115% की तेजी किस स्टॉक में। वॉटेक बबा एक शेयर है जिसको नमूरा ने 115% की तेजी के टारगेट के साथ रेज किया। आज वहां पे तेजी भी हुई। यहां पे राकेश झुंझुनवाला का 8.04% का स्टेक भी है कंपनी में। ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट फर्म है और इंगेज्ड है वाटर ट्रीटमेंट के साथ। प्रिंसिपल एक्टिविटी अगर हम कहें तो डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर। और मुझे भी ये स्टॉक का जो फंडामेंटल और तरीका है वो काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहते हैं इस शेयर से दोस्ती करना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत प्यारा स्टॉक है, मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूं, तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और ये स्टॉक है जहां पे आप इस पर नज़र रखिए और देखिए किस तरीके से। बट 115% की तेज़ी एक बम्पर तेज़ी मायने रखती है, लेकिन मेरा मानना है वहां पर चार्ट में एक्शन हो तब आप एक्शन लीजिए, वो ज़्यादा अक्लमंदी रहेगी। अब हम बात करते हैं 4 साल पहले एक्शन होता तो 23,000 करोड़ ना गवाते। ये बात को समझने के लिए जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो एबीजी शिपयार्ड घोटाले वाली, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वीडियो में मैंने एक चीज़ कही थी कि जितनी भी न्यूज़ है वो बता दी। अब धीरे धीरे पोल पट्टी खुलेगी और उस पोल पट्टी में एक एक बात, कई सारे टर्म बाहर निकल के आएंगे और पता चलेगा कि ये कहानी किस तरीके से गढ़ी गई। और उसी कहानी में कहानी यह है कि 28 बैंक के साथ एबीजी शिपयार्ड द्वारा जो 22,842 करोड़ का घोटाला हुआ, इसमें कहानी ये आई कि 2018 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अहमदाबाद के सामने ये मामला आया था। तब देना बैंक, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई की 3 अलग अलग शिकायत पर 3 अलग अलग फैसले दिए गए थे। अब वहां पर
फैसले क्या दिए गए थे कि बैंकों को कंपनी से 13,975 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया गया और फैसले में साफ कहा गया अगर रिकवरी ना हो पाए तो कंपनी की चल अचल संपत्ति बेचकर वसूली कर ली जाए। मगर किसी न किसी कारण से बैंक ऐसा नहीं कर सके। अब सवाल यह है क्यों नहीं कर सके? इतना क्लियर बात दिया गया, एक नॉर्मल इंसान पे बात दिया जाता तो उसका घर बार बेच डालते ये लोग, तब तो तुरंत सब खड़े हो जाते। वहां पे क्यों नहीं दिया गया? तो यही बात मैंने उस वीडियो में कही थी, इंटरनली बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें बहुत पॉलिटिशियन हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, सबका मिली जुली भगत था, इसीलिए वो पैसा नहीं किया गया। लेकिन अगर वो किया जाता तो आज ये पैसा रिकवर होता और वही कारण वो जब वसूली नहीं हुई तो मामला बढ़ते बढ़ते एसबीआई डीजीएम बालाजी सामंता के पास पहुंचा था, जिन्होंने 25 अगस्त 2020 को सीबीआई में लिखित शिकायत की थी, लिखित शिकायत, और तब वो होते होते आया। तो अब कहा जा रहा है जिसमें कि किसी मामले में 4.5 साल लगता है, इस तरह के मामले में 4.5 साल लगता है, इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन अब देखिए, कहने को कुछ कह दीजिए लेकिन पैसे तो गए, अब आना क्या है? तो ये वो चीजें हैं जहां पे इन तरह का कहने की जगह जब इनका सॉल्यूशन निकाला जाए कि 2018 में जब ऐसी बात हुई तो एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत मायने रखती है। तो मेरा तो यही मानना है कि यहां पर कुछ तो सरकार को एक्शन करना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसा घटना ना हो। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि दूसरे लोगों को भी समझ में आए कि हर इंसान का अपना अपना व्यू होता है। साथ में आप लोग लगातार पूछ रहे हैं जोमेटो पेटीएम के जो शेयर हैं लगातार गिर रहे हैं, तो मैंने बताया कि न्यू एज स्टॉक लगातार गिर रहे हैं। वहां पर ये जो एक बाढ़ थी, बाढ़ यानी आईपीओ का पागलपन, वहां पर उस आईपीओ के पागलपन में सब अनाप शनाप वैल्यूएशन पे आए। जब उस समय ये सब बातें कही जाती थी तो किसी को ये बातें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उस समय पैसे बन रहे थे तो कोई इस बात को वैल्यू नहीं दे रहा था। लेकिन अब गिरावट में लोगों को सही गलत का एहसास हो रहा है। लेकिन ये एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जैसे हर चीज की एक वैल्यूएशन होती है, अब ये रियलिटी में करेक्ट वैल्यूएशन के पास आ रहे हैं और वहां पर उस करेक्ट वैल्यूएशन पे अगर हम नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा सही और मौका रहेगा। बट आप ये सोचेंगे कि आपने लिया और तुरंत बढ़ने लग जाए, वो सबसे बड़ी गलती होगी। आपको जैसे दूसरे स्टॉक में एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू 5 साल का सोचते हैं वैसे सोचना पड़ेगा। ये बात अलग है कि क्योंकि आप ऊपर के लेके भाव से फंसे पड़े हैं तो आप उस हिसाब से देखेंगे, लेकिन रियल में जो लोग नीचे के भाव से लेंगे उनके लिए जो ऊपर की रैली होगी वो होगा मुनाफा। और इसीलिए कहा जाता है जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं सोच समझ कर जान कर कीजिए, सिर्फ दौड़ भार कर मत कीजिए। और मार्केट ने स्पेशली जोमेटो पेटीएम नाइका ने ये सब लर्निंग दी है, कार ट्रेड ने ये सब लर्निंग दी है कि भैया मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट यहीं है, भाग रहे हैं तो सिर्फ हम और आप लालच के पीछे। और इसी लालच पे कंट्रोल करते हुए सही वैल्यूएशन के स्टॉक पे पैसा लगाएं। जब राकेश झुनझुनवाला उस समय या बहुत सारे लोग ये बातें कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा इनके वैल्यूएशन के बारे में, तो लोग मजाक उड़ाया करते थे। तो आई होप उन मजाक उड़ाने वाले लोगों को एक रियल लर्निंग मिली होगी, क्योंकि मैं खुद भी मानता हूं कि एक रियल वैल्यूएशन पे पैसा लगाना एक लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइवल की स्ट्रेटजी होती है। आपकी क्या है स्ट्रेटजी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।